जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां पर कॉलेजियम सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। कॉलेजियम सिस्टम पर सवालों की बौछार की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई का संकेत देकर के राजनीतिक और न्यायिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। यह याचिका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेएसी को पुनर्जीवित करने की मांग करती है, जिसे पूर्व सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने सिरे से खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का यह बयान कि हां, हम देखेंगे और हम इस याचिका पर विचार करेंगे, उसने न सिर्फ कॉलेजियम की खामियों को उजागर करता है बल्कि एक पारदर्शी संतुलित नियुक्ति प्रक्रिया की ओर इशारा भी करता है। इसलिए अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब एनजेएसी बहुत जल्द न्यायिक व्यवस्था में अपनी पैठ जमाने वाला है और क्या अब कॉलेजियम सिस्टम का अंत नजदीक आ चुका है? अगर हां, तो यह न्याय के व्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव होगा जो भ्रष्टाचार, पक्षपात और अपारदर्शिता की जड़ों को काट सकता है। दोस्तों, आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं और कॉलेजियम की उन तमाम खामियों को देखते हैं जो इसे एक बोझिल, आत्मकेंद्रित व्यवस्था बना चुकी है। और इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के इस याचिका पर सुनवाई के आखिरकार मायने क्या है, सब कुछ विस्तार से समझते हैं और आप लोग भी अपने विचार कॉलेजियम पर कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 2014 में एनडीए की सरकार ने एनजेएसी को संसद के माध्यम से लागू किया था। यह 99वें संवैधानिक संशोधन के जरिए लाया गया एक ऐसा तंत्र था जिसमें जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, 2 वरिष्ठ जजों के साथ में यूनियन लॉ मंत्री और 2 अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों की एक समिति होती। इसका उद्देश्य था कि जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका को सुनिश्चित करना, ताकि जजों को चुनने वाली है। जो अभी तक क्या होता है कि जजों को चुनते हैं, उसकी कॉलेजियम की एक छत्र सत्ता को तोड़ा जा सके। लेकिन साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इसे 4-1 के बहुमत से असंवैधानिक घोषित कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई शायद बहुमत ने तर्क दिया कि एनजेएसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कार्यपालिका का हस्तक्षेप है। जस्टिस जेएस खेर ही एकमात्र थे जिन्होंने कॉलेजियम को अपूर्ण माना और सुधार की वकालत कर डाली। नतीजा क्या निकला? एनजेएसी को कूड़ेदान में फेंक दिया गया और कॉलेजियम सिस्टम को पुनर्स्थापित कर दिया गया, जिसकी वजह से आज पूरे न्यायिक प्रक्रिया पर, आज जो तमाम जजों की नियुक्ति होती है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज अब 2025 में सीजेआई सूर्यकांत ने संवैधानिक दिवस पर ही वकील मैथ्यूज ने दोबारा की ओरल याचिका पर विचार करने का संकेत देकर के पुरानी बहस को हवा दे दी है। उन्होंने हिंदी में कहा कि अब हम हिंदी में ही जवाब देंगे। जानबूझ करके अगर आप ये कर रहे हो तो हम भी हिंदी में ही बात करेंगे। ये न सिर्फ दोस्तों हल्का फुल्का पल था बल्कि एक गंभीर प्रतिबद्धता का प्रतीक भी। क्या दोस्तों ये संकेत है कि गवई के फैसले को पलटा जा सकता है? राजनीतिक हलचल तो मच ही गई है। विपक्ष से कार्यपालिका का दखल बताता है जबकि समर्थक इसे सुधार का अवसर मान रहे हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है कि क्या कॉलेजियम सिस्टम वाकई में इतना पवित्र है कि कोर्ट में से चुनौती ना दी जाए? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत स्वयं ने यह माना है कि जजों के द्वारा जजों की नियुक्ति वाला यह सिस्टम पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। साल 2015 के फैसले में ही जस्टिस खेर ने कहा था कि सिस्टम को बेहतर बनाने में हमारी सहायता करें। देखिए, दिमाग बहुत बढ़िया चीज है। जब अलग अलग सोच और पसंद आपस में मिलते हैं या फिर उनमें टकराव होता है तो राय भी अलग अलग होती है, जो बहुत बढ़िया होता है। यह कॉलेजियम की पहली बड़ी खामी को उजागर करता है। नेपोटिज्म से लेकर के पक्षपात यानी कि भाई भतीजावाद के कटघरे में खड़ा कॉलेजियम आज सवालों के घेरे में है। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठ जज मिलकर के फैसला लेते हैं, लेकिन पारदर्शिता का सीधे तौर पर इसमें अभाव देखा जाता है। नामों पर विचार विमर्श गोपनीय रहता है। कोई भी लिखित मानदंड नहीं, कोई भी जो है इसमें किसी की भी जवाबदेही तय नहीं की जाती। नतीजा क्या निकलता है? कई बार जजों के रिश्तेदारों या फिर जो उनके फेवरेट होते हैं, उनके पसंदीदा उम्मीदवार होते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के तौर पर साल 2023-24 में कई हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति पर विवाद खड़ा हुआ, जहां पर योग्य वकीलों को दरकिनार करके अंदरूनी सर्कल के लोगों को चुन लिया गया।
आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए यह सामने आया कि 30% से ज्यादा नियुक्तियां अपनों की ही करवाई गई हैं। यानी कि अब ये बॉलीवुड और पॉलिटिक्स में सिर्फ भाई भतीजावाद नहीं रहा, ये अब न्यायिक जो व्यवस्था उसमें भी घुस चुका है। ये न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। क्या हम एक ऐसे सिस्टम को बर्दाश्त कर सकते हैं जहां पर मेरिट पीछे छूट जाए? दूसरी खामी है दोस्तों अपारदर्शिता और जवाबदेही की कमी। कॉलेजियम के फैसले ब्लैक बॉक्स जैसे हैं, कोई भी सार्वजनिक बहस नहीं होती, कोई भी अपील का अधिकार नहीं है। एनजेएसी में कम से कम कार्यपालिका की भागीदारी से बैलेंस होता, लेकिन कॉलेजियम में जज ही राजा है। सीजेआई सूर्यकांत के संकेत से साफ है कि यह जजों का क्लब बन चुका है। तीसरी दोस्तों जो समस्या कॉलेजियम की है वो है विलंब और रिक्तियां। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। साल 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में 10% जो खाली पद थे वो पड़े हुए थे, जो मामलों के ढेर को बढ़ा रही है। कॉलेजियम की धीमी प्रक्रिया इसका सबसे बड़ा कारण है। नाम भेजो, लौटाओ, फिर से भेजो, फिर से लौटा दिया जाएगा। एनजेएससी में समयबद्ध प्रक्रिया होती है जो कार्यपालिका की निगरानी से तेज होती। चौथी कॉलेजियम की सबसे बड़ी खामी विविधता का अभाव। कॉलेजियम ज्यादातर शहरी ऊपरी जाति पृष्ठभूमि के जजों को चुनता है। महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल ही इसमें न्यूनतम क्या ना के बराबर है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों में सिर्फ 4 महिलाएं हैं और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 4 महिलाओं का होना यह दिखाता है कि विविधता की कितनी बड़ी कमी है। और एससी एसटी का प्रतिनिधित्व 15% से कम हो चुका है। एनजेएससी में कार्यपालिका की भूमिका से सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता। पांचवी जो सबसे बड़ी खामी है कॉलेजियम की, अब इस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। कई पूर्व जजों ने यह स्वीकार किया है कि डीलिंग होती है राजनीतिक दबाव या फिर व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर। उदाहरण के तौर पर साल 2018 में जस्टिस मार्क डे काटजू ने खुलासा किया कि कॉलेजियम में ब्लैकमेल की संस्कृति है। ये खामियां कॉलेजियम को एक अटका हुआ सिस्टम बना चुकी हैं, जो साल 1993 के दूसरे जजेस केस से चला आ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का यह संकेत विदेशी जजों की मौजूदगी में दिया गया। यह दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद सुधार के लिए तैयार है और एनजेएसी जैसा तंत्र लौटता है तो न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ में संतुलन में आएगी, बिना स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाए। विपक्ष चिल्ला रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यह है कि कॉलेजियम ने खुद अपनी कब्र को खोदा है। जनता न्याय चाहती है, ना कि एक बंद कमरे के फैसले। अंत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का यह बड़ा संकेत न्याय व्यवस्था के पुनरुद्धार का द्वार खोल सकता है। अगर गवई का फैसला पलटता है तो कॉलेजियम की खामियां इतिहास बन जाएंगी। यह वक्त है कि जज, वकील और राजनीतिक दल मिलकर के एक मजबूत पारदर्शी सिस्टम को तैयार करें, वरना न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी और भी ज्यादा कस जाएगी। जो जनता के बीच में लगातार अविश्वास की स्थिति बन रही है, खास तौर पर कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, मुझे लगता है कि अब इस पर एक बड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका है, ताकि हमारा जो न्यायिक तंत्र है वो और भी ज़्यादा आज़ादी के साथ में और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंटली काम कर सके। और जवाबदेही तो हर फील्ड में ज़रूरत है, चाहे फिर वो पॉलिटिकल फील्ड हो यानी कि कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका। सवाल हर किसी से पूछे जाने चाहिए। तो अब कुल मिलाकर के इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के जो याचिका दाखिल की गई और उस याचिका पर मौजूदा सीजेआई सूर्यकांत साहब ये कह रहे हैं कि जी हां, हम देखेंगे, हम इस पर विचार करेंगे कि इस बाबत जो है सुनवाई शुरू की जाए। ये कहीं ना कहीं एनजेएसी की अब जो पारी है उसके शुरुआत की दस्तक दे रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में सवालों के घेरे में खड़ा कॉलेजियम अब कोलैप्स करेगा। क्या अब न्यायपालिका में बड़े पैमानों पर बदलाव की जरूरत आन पड़ी है? क्या बदलाव होने वाले हैं? आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।